सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब है रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग यहाँ पे परफेक्ट वर्ल्ड का कमेंट करें और मैं बता दूं उसमें कुछ इशू चल रहा है जिसके चलते हम उसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बट आई होप कि कल तक उसे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वैलेंटाइन का सामना यहाँ पे स्कैटर डेविल के उस इविल फॉर्म से हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंशिएंट डीमन बाइलू आते साथ ही उसकी जान बचा लेता है। अभी यहाँ पे वैलेंटाइन जब होश में आता है तो एंशिएंट डीमन बाइलू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस है वो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अगले 100 साल के अंदर मुझे बाकी के एंशिएंट डीमंस में से किसी एक को डिवोर करवा दोगे, तो ही मैं तुम्हें आगे मदद करूंगा। जिस पर वैलेंटाइन मान जाता है और फिर यहाँ से वो रवाना हो जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर वैलेंटाइन को देखते हैं और यार इस कपड़े में कितना कमाल का लग रहा है। मतलब ऐसे ही कपड़े से सूट करते हैं जिसमें इसका ना ऐसे किलिंग इंटेंट बाहर आए, दिखे, लगे कि हाँ भाई ये रूथलेस वैलेंटाइन है। तो यहाँ पे हम वैलेंटाइन को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से फायर डीमन कंट्री की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ मन में वो कहने लगता है कि मुझे हर हाल में 100 साल के अंदर एक एंशिएंट डीमन को तो पकड़ना ही होगा, नहीं तो वाइल्ड मुझे छोड़ने नहीं वाला। और अगर मुझे इस काम को अंजाम देना है तो मुझे सबसे पहले 100 साल के अंदर एक पावरफुल मूव को क्रिएट करना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि वैलेंटाइन उसी स्काई डीमन कंट्री और स्काई डीमन कंट्री के बीच का जो बॉर्डर एरिया था वहाँ से गुजर रहा था और यहीं पर उसने विंग तियानहू के 12 कोर डिसाइपल्स में से एक को ढेर किया था, लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी और जो उसकी स्वॉर्ड थी वैलेंटाइन उसे यहीं पे छोड़ चुका है। और तभी वैलेंटाइन यहाँ जाते जाते उस मेमोरी को याद करता है। वैलेंटाइन यहाँ दूर से फील कर लेता है कि उसकी बॉडी अभी भी वहाँ पड़ी है, साथ ही उसकी जो स्वॉर्ड है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी मौजूद है। तो वैलेंटाइन अब यहाँ उसकी तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वो फील कर पाता है कि किसी तीसरे पर्सन की नजर भी उस पे पड़ चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ उस बंदे की बॉडी आसपास पड़ी हुई थी, लेकिन तब तक यहाँ पर वही मिस्टीरियस पर्सन आते साथ ही अपने फीनिक्सेस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट था, जो कि इस बंदे की स्वॉर्ड ने ही अटैक किया था ताकि कोई भी इसकी बॉडी से छेड़छाड़ ना कर पाए, तो यहाँ पर वो सारी स्वॉर्ड को आपस में फ्यूज करके एक जाइंट से स्वॉर्ड का रूप ले लेता है और उसकी फीनिक्स पे अटैक करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे वो अपने वर्ड को वापस बुला लेता है और ये बंदा कहने लगता है कि कितना ताकतवर ये ट्रेजर है, इसने तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पावरफुल बीस्ट को भी यहाँ पे सेकंड्स में निपटा दिया। वाकई में अब तो मुझे ये ट्रेजर चाहिए। ये कहते साथ ही वो अपने इंसेक्ट की फौज को निकालते साथ ही जैसे ही हमला करने वाला था कि तभी वो यहाँ पे अपने पीछे किसी की ऑरा फील करता है और जैसे ये पलटता है तो यहाँ हम देखते हैं कि अपना वैलेंटाइन मौजूद था और वो उसकी तरफ हमला करते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वैलेंटाइन तो अपनी ऑरा से ही उन सारे इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है और जैसे वो उसे क्रॉस करता है यहाँ पे उसके ऑरा को फील करते हुए ये बंदा कहने लगता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कौन है, इतनी खतरनाक कल्टीवेशन। और तभी इसके मन में एक प्लान आता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर मैं इससे लड़के नहीं जीत सकता तो फिर मैं इसके सामने ऐसी चाल चलूंगा कि ये खुद मजबूर हो जाएगा। और अब वो इसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर, ये मेरा जूनियर ब्रदर है और मेरा नाम तांग यून है, प्लीज मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, इसके कॉप्स के साथ कुछ मत कीजिएगा। ये सुनकर वैलेंटाइन रुक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा जूनियर ब्रदर? जिस पर वो रोते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरा बहुत ही प्यारा जूनियर ब्रदर है जिसका नाम जो क्यू है। ये सुनकर वैलेंटाइन कोई रिएक्शन नहीं देता और वो बंदा बताने लगता है कि ये जो आप स्वॉर्ड फॉर्मेशन देख रहे हो ये मेरे हेयुन सेक्ट का पर्पल स्वॉर्ड फॉर्मेशन है जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। जो सुन के वैलेंटाइन कहता है कि अच्छा ऐसा क्या? ये कहता साथ ही वैलेंटाइन आगे बढ़ता है, सारा स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होते साथ ही 1000 स्वॉर्ड के रूप में उस पे हमला करने जाता है। जो देखकर वो बंदा कहता है कि सीनियर, ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्सेंडेंट के कल्टीवेटर को भी मार सकती है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वैलेंटाइन तो यहाँ अपने ऑरा से ही सारे के सारे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और पलक झपकते वो यहाँ पे सारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उस बंदे को उठा लेता है और फिर तांग यून से कहने लगता है कि ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर है ना? जिस पे तांग यून हकलाते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेरा जूनियर ब्रदर है। कि तभी वैलेंटाइन इसकी गर्दन को उड़ाते हुए उसके अंदर से जो लिंग तियानहू की स्वॉर्ड एनर्जी थी उसे बाहर निकाल लेता है और फिर सीधा उस बंदे की तरफ इसकी बॉडी को थ्रो करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अपने जूनियर ब्रदर को प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि तांग यून का जो गला है वो बिल्कुल सूख जाता है, लेकिन तभी वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपने जूनियर ब्रदर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसका अंतिम संस्कार करूंगा। अब वैलेंटाइन यहाँ से चला जाता है और ये तांग यून गुस्से के साथ कहता है कि इस कल्टीवेटर के चलते मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कि तभी सीन शिफ्ट होता है, वैलेंटाइन यहाँ से डिसअपीयर होकर सीधा फायर डीमन कंट्री से स्काई डीमन कंट्री के कैपिटल में पहुंच जाता है जहाँ पर एम्परर अपनी पूरी फौज को तैयार कर रहा था। कि तभी वैलेंटाइन जैसे अपीयर होता है सभी लोग उसकी तरफ अपने
हथियार को तानते हैं, लेकिन एम्परर यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि ब्रदर वांग, आपको यहाँ पे देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे वांग लिन डीमन एम्परर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं वांग लिन आपको ग्रीट करता हूँ, लेकिन डीमन एम्परर भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आपको मेरे साथ फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे एंशिएंट डीमन एंसेस्टर की चोजन मैसेंजर हो, तो आपका जो रुतबा है, जो आपका स्टेटस है, वो मेरे इक्वल है। तो बेहतर यही होगा कि ब्रदर वांग आप मुझे गु युनदुन कहकर बुलाएं। इसी के साथ ये लोग साथ में ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं और इस दौरान यहाँ पे वांग लिन को जो एम्परर है वो बताने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी आइडेंटिटी को आपने बहुत पहले ही रिवील कर लिया था, जब हमने उस बोट के अंदर साथ में बैठ के ड्रिंक किया था। लेकिन ब्रदर वांग, मैं इतना जानता हूँ कि आप यहाँ पर महज ड्रिंक करने के लिए तो नहीं आए होंगे। कि तभी वांग लिन मन में कहता है कि मुझे मूव वे के उस वाइस जनरल को हर हाल में पकड़ना होगा, क्योंकि वो डालो स्वॉर्ड सेक्ट का जो लिंग तियान हु है उसके 12 कोर डिसाइपल में से एक है, यानी कि उसके पास भी स्वॉर्ड एनर्जी जरूर होगी। अब वांग लिन यहाँ पे एम्परर से मूव वे के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताता है कि अब वो एक वाइस कमांडर बन चुका है और अब वो स्काई कमांडर इन चीफ है, उनके साथ उन्हें असिस्ट करने के लिए बैटल में रवाना हो चुका है और वो लोग इस वक्त स्काई डीमन कंट्री को चारों ओर से घेरने में लगे हुए हैं। यहाँ पे एम्परर जो है वांग लिन को एक व्हाइट जेट स्लिप देते हुए कहने लगते हैं कि आप इसका यूज करना, आप जहाँ भी इसे दिखाओगे इसका मतलब यही होगा कि जैसे खुद डीमन एम्परर ऑर्डर दे रहा है, और अगर कोई आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करे तो आप इसे दिखाते हुए जो हेवन कमांडर इन चीफ है उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, और आपका ऑर्डर पाते साथ ही वो आपके लिए उस बंदे को मार देगा। अब यहाँ पे इस टोकन को लेते साथ ही वांग लिन यहाँ से रवाना हो जाता है कि तभी यहाँ पर जो एम्परर की जो सर्वेंट होती है वो कहने लगती है कि क्या आखिर एक बाहरी इंसान को जेट टोकन देने का क्या मतलब हुआ, जिसमें वो कहने लगता है कि हमारे जो एंशिएंट डीमन एंसेस्टर हैं वो इस लड़के के प्रति काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो शायद उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान होगा जिसके चलते उन्होंने इसे अपना पर्सनल मैसेंजर भी बनाया है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम वाइट डीमन कंट्री के सॉन्ग टाओ एंशिएंट बैटल फील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर की मूफे अपनी सेना को लीड करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पे वांग लिन अपीयर होता है। वो आते साथ ही इनका रास्ता रोकता है, जो देख कर मूफे कहने लगता है कि वांग लिन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे मिलिट्री ऑर्डर पर आगे बढ़ रहे हैं और मिलिट्री ऑर्डर को रोकने वाले का क्या अंजाम होता है शायद तुम भूल रहे हो। इस दौरान वांग लिन की नजर मूफे के पीछे मौजूद उस बंदे पे जाती है, यानी कि लिंग तियान हु के कोर डिसाइपल पर। कि तभी मूफे मन में कहता है कि लगता है कि यहाँ पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मैंने इसके ऊपर करवाए थे उसका बदला लेने आया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेवन कमांडर इन चीफ है वो भी उसे देखकर शॉक थे। कि तभी वांग लिन यहाँ पर अपना वही व्हाइट जेट टोकन बाहर निकालता है और इन सभी के सामने रखता है, जिसे देखते साथ ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही घुटनों के बल आकर वांग लिन रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पे अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर डीमन एम्परर के ऑर्डर पर मूफे को पकड़ने और उसे जान से मारने के लिए आया हूँ। ये सुनते साथ ही सभी शॉक थे। कि तभी मूफे कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये डीमन एम्परर का ऑर्डर है या किसी और का, मैं फिर भी सरेंडर नहीं करूंगा बिना फाइट किए। ये कहते साथ ही वो वांग लिन पे अटैक को चाहता है। इस दौरान उसके पीछे खड़ा लिंग तियान हु का जो कोर डिसाइपल था वो कहने लगता है कि मूफे के साथ देना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं, कहीं इसके चलते मेरी जान न चली जाए, और वो यहाँ से एस्केप करने लगता है। लेकिन वांग लिन का असली टारगेट तो ये था और वो इमीडिएटली उसके सामने जाकर उसे पकड़ लेता है, जो देखकर मूफे भी हैरान था। और तभी वांग लिन अपने अंडरवर्ल्ड गेट को यूज करता है और यहाँ पे उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जो स्वॉर्ड एनर्जी है उसे ले रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो अंडरवर्ल्ड गेट से अंडरवर्ल्ड फिंगर का यूज करते हुए इसकी जान ले लेता है और फिर उस स्वॉर्ड एनर्जी को अपने पास रख लेता है। ऑन द स्पॉट ही उसकी वो सोल को अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में रख लेता है, जिसके बाद वो मूफे से कहने लगता है कि रही बात तुम्हारी तो तुम्हारी जान में बाद में लेने आऊंगा। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से चला जाता है एक केव के पास, जहाँ पर वो उस बंदे की सोल को बाहर निकालता है और यहाँ पर उसे निकालते साथ ही वो सोल सर्च का यूज करके उसकी मेमोरी को छान मारता है कि बाकी के कोर डिसाइपल्स कहाँ गए। और यहाँ से पता चलता है कि 1 महीने पहले फायर डीमन कंट्री के पास जो ग्रीड है उसने 12 डिसाइपल्स को समन किया था, और जैसे ही वांग लिन ग्रीड का नाम सुनता है तो उसे ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, और जैसे ही वो और ज्यादा मेमोरी पे जोर देता है तभी इसे नजर आता है कि ये लिंग तियान हु के पास में खड़ा था। साथ ही वांग लिन को पता चलता है कि ग्रीड की कल्टीवेशन इस वक्त इल्यूजनरी यिन स्टेज पे है, सीतुनन से एक स्टेज नीचे, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन कॉर्पोरल यांग स्टेज पे है। अब सीतुनन का ख्याल आते साथ ही वांग लिन उसकी दी गई कुछ फोटोज को चेक करता है, जहाँ पर इसे पता चलता है कि ग्रीड असल में उन्हीं 3 बंदों में से एक है जिसने की सीतुनन पे हमला किया था, यानी कि ग्रीड को हेवन डिफाइंग बीट के बारे में पता है। तो अब वांग लिन का ये जानी दुश्मन बन चुका है। अब वांग लिन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि इस बंदे की मेमोरी से उसे पता चला कि किसी मिस्टीरियस चीज का जैसे ग्रीड को पता चला तो इसने 12 कोर डिसाइपल्स को अपने पास बुलाया। लेकिन आखिर वो चीज होगी क्या? आखिर फायर डीमन कंट्री के अंदर ऐसा क्या छुपा है कि जिसके चलते उसने 12 डिसाइपल्स को जल्द से जल्द बुलाया। वांग लिन यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर और उसकी बेटी याओ ज़िक्ज़्यू और ग्रीड इन तीनों के बीच कनेक्शन ढूंढने लगता है। जैसे याओ ज़िक्ज़्यू अपने फादर के कहने पर यहाँ पर उसी केव को ढूंढने आई, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 4 मिस्टीरियस केव है ये लोग उसी के तलाश में यहाँ पे आए हों। अब वांग लिन यहाँ पर ये सारी थ्योरीज को सोचते हुए सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा डीमंस
स्पिरिट लैंड ये असल में किसी सेलेस्टियल का केव हो और जिसके अंदर ये पूरा का पूरा डीमन स्पिरिट लैंड एग्जिस्ट करता है। और इस केव को सेलेस्टियल रियल्म के कोलैप्स होने से पहले ही शायद उस सेलेस्टियल ने बनाया होगा। वांग लिन कंफ्यूज था कि तभी वो याओ जिग्जी को बाहर निकालता है और वो उससे कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ डीमन स्पिरिट लैंड में क्यों भेजा। जिस पे वो हंसते हुए कहने लगती है कि वांग लिन, अगर तुम पूरी जिंदगी भी अपना सिर खुजाते रहोगे ना तो भी तुम इसका आधा सच भी नहीं जान पाओगे और ना ही मैं तुम्हें कभी कुछ बताने वाली। जिस पे वांग लिन स्माइल करता है, कहने लगता है कि तुम ना भी बताओ लेकिन एक दिन मैं पता लगा ही लूंगा। और तभी वांग लिन यहाँ पर एक बोल्ड गैस करते हुए कहता है कि ये पूरा का पूरा जो डीमन स्पिरिट लैंड है ये असल में किसी सेलेस्टियल का बनाया हुआ केव है ना। जिस पे याओ जिग्जी हैरान थी और वांग लिन समझ आता है कि उसका तुक्का बिल्कुल सही लगा। और ये सुनते साथ ही जो याओ जिग्जू थी वो मन में कहने लगती है कि मेरे फादर ने कहा था कि इस लड़के से सावधान रहूं और तब मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन आज मैं समझ गई इसने बस कुछ ही क्लूज के जरिए से पूरी कहानी का पता लगा लिया। और वो मन में फिर कहने लगती है कि शायद मेरे पास ये आखिरी चांस है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। अब तभी वो वांग लिन से कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दाव हार्ट की कसम खानी होगी कि तुम्हें मुझे यहाँ से रिलीज करना होगा। वांग लिन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा जैसे ही मैं डीमन स्पिरिट लैंड से बाहर जाऊंगा। लेकिन रही बात दाव हार्ट की कसम खाने की तो तुम इस पोजीशन में हो ही नहीं कि तुम मुझसे ये बात कहो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनकर याओ जिग्जी का तो खून खौल उठता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती है और वो उसके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देती है और फिर अपना मुंह खोलते हुए उसे सारी बातें बताती है। बाय द वे गाइस, जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड करी थी मैंने नोटिस किया कि हमारा जो नॉवल वाला चैनल है इस पे 100 के सब्स पूरे हो गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, मुझे 2 आवर प्लस की नॉवल वीडियो याद है और इसके बाद उसी की बारी है। बट इससे पहले कम्युनिटी पोस्ट हमने लगा दिया है, Q&A वीडियो आने वाली है तो फटाफट से जाकर अपने सवाल पूछ डालो। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ जिग्जी उसे बताती है कि ये जो डीमन स्पिरिट लैंड है ये एक केव के अंदर मौजूद है, एक ऐसा केव जिसे कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने बनाया था और जिन्हें कि बाकी के 4 एम्परर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर माना जाता है। अब किंग लिन का नाम सुनते साथ ही वांग लिन को याद आता है कि उसने उसी सेलेस्टियल के मेंशन के अंदर सेम वर्ड सुना था जहाँ पर एक मिस्टीरियस फिगर उसे बता रहा था कि मैं किंग लिन हूँ। इसी के साथ याओ जिग्जी बताती है कि जो लेजेंड्स है उनका कहना ये है कि जब सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स हुआ था तो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते वो उसी केव के अंदर आकर खुद को हील करने में व्यस्त हो गए। और रूमर्स का ऐसा कहना है कि जो भी उनके उस केव को इनहेरिट करेगा उसे 3rd स्टेप पे जाने का मौका भी मिलेगा। अब वांग लिन यहाँ पे समझ आता है कि क्यों ऑल सीड लिंग दियानो और बाकी सभी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे इस जगह पे आने के लिए। जिसके बाद वो बताने लगती है कि किंग लिन का सिर्फ एक रियल सेलेस्टियल केव है और उस तक जाने वाले 4 रास्ते हैं जिसे कि इल्यूजनरी केव भी कहा जाता है। और जिस केव में तुम मेरे साथ गए थे वो उसका चौथा गुफा था, लेकिन वो एक फेक था और ऐसे ही बाकी के 3 और मौजूद है। लेकिन जो रियल वाला केव है उसे हम इन बाकी के 4 फेक केव के जरिए से ही ओपन कर सकते हैं और इसके लिए हमें वही गोल्डन टोकन की जरूरत पड़ेगी। और मेरे फादर और तुम्हारे मास्टर और लिंग दियानु ये तीनों ही अगले 10 साल के अंदर यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन मेरे फादर को ही सिर्फ उस चौथे केव के बारे में पता था और जो सेलेस्टियल कपल ऑलसीर और लिंग दियानु है इन्हें इस चौथे केव के बारे में पता ही नहीं। अब वांग लिन उससे ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद इसे अपने पास रख लेता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ओयांग सभी से कह रहा था कि अब हमें इस वॉर का फायदा उठाकर अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को एक्सपेंड करना चाहिए। कि तभी वांग लिन यहाँ पे आ जाता है जिसे देखते साथ ही सभी उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। इस दौरान वांग लिन सभी से कहता है कि आखिर तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे ओयांग बताता है कि एंसेस्टर हम आपके लिए सोल्स को गैदर करने के लिए वॉर में हिस्सा ले रहे हैं। ये सुनकर वांग लिन क्या करता है कि पूरे के पूरे सोल रिफाइनिंग ट्राइब को उठाकर वो उसी एंशिएंट बैटल फील्ड के पास ले आता है जो कि स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री का बॉर्डर वाला एरिया है। क्योंकि ट्राइब से ये जगह काफी ज्यादा दूर थी तो इनको बैकअप प्रोवाइड कराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जिसके चलते वांग लिन ने इनका काम आसान कर दिया। और वांग लिन कहने लगता है कि आज से ये जगह सोल रिफाइनिंग ट्राइब का गढ़ होगा, जिसके साथ ही वो आसपास की चीजों से यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक ब्लैक टावर भी क्रिएट कर देता है और उसके ऊपर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को सेट कर देता है। जिसके साथ ही घोंसले व्हील से वो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेकिन काफी मजबूत बैरियर क्रिएट कर देता है और साथ ही यहाँ पर इन सभी को अपनी थोड़ी सी सेलेस्टियल स्लॉटर ऑरा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपनी स्लॉटर ऑरा दे रहा हूँ, जितना ज्यादा तुम लोग इसके जरिए से लोगों को मारोगे उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। साथ ही जब तुम्हारे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन भी होगी तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगा। ये सुनकर सभी वांग लिन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और तभी वांग लिन उन सभी को कहता है कि फिलहाल के लिए मैं बहुत लंबे समय के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, जब तक अर्जेंट ना हो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और वांग लिन उसी टावर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही साल निकलते जाते हैं। सोल रिफाइनिंग ट्राइब और ज्यादा एक्सपेंड कर चुका था और अब ये वॉर में भी शामिल होने लगा था। डीमन एम्परर भी फायर डीमन कंट्री के ऊपर चार्ज करते जाते हैं और
उसकी काफी टेरिटरी को अपना बना चुके थे। इस दौरान हम देखते हैं कि जितने भी सोल रिफाइनिंग ट्राइब के लोग लोगों को मारते और बीस्ट को यहाँ पे हंट करते, इन सब के अंदर से जो सेलेस्टर स्लॉटर लाइफ ऑरा थी वो वांग लिन के पास जाकर अब्सॉर्ब होने लगती है। इस दौरान वांग लिन स्कैटर डेविल के सोल को टेम करने की कोशिश करता है, जिसमें कि उसे अपने ओरिजिनल सोल का भी यूज करना पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन लगातार इस पर इम्प्रिंट करना शुरू कर देता है, काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को भी उस आर्मर के ऊपर लगाता है। इस दौरान वक्त तेजी से गुजर जाता है और यहाँ पर सोल रिफाइनिंग ट्राइब ने काफी बड़े पैमाने पे इलाके को अपना बना लिया था। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है कि अब जबकि मैं एक्सेलेंट स्टेज पे पहुंच चुका हूँ तो मुझे अपने गॉड स्लिंग वॉर कैरियर का जो बीस्ट है उसके सेकंड सील को भी ओपन करना चाहिए। ये कहते साथ ही वो उसके सेकंड सील को भी ओपन करता है, लेकिन यहाँ पर थंडरस एनर्जी आसपास चार्ज करने लगती है और वो वांग लिन पे ही अटैक करता है। लेकिन वांग लिन अपने बैरियर के जरिए से उसे रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि सेकंड सील को ओपन करने की वजह से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल होगा। अब वांग लिन को यहाँ पर इसके ऊपर अपना मार्क छोड़ना था तो वो सीधा इसे बैटल एरिया के पास ले जाता है जहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और अब वांग लिन इस पर अपना ब्लड मार्क लगाने वाला था, लेकिन ये रेजिस्ट करता है, जिसके चलते वांग लिन भी एक पाम अटैक से उसे सप्रेस करता है। और फिर जैसे ही वो उस पे मार्क लगाने वाला था कि तभी ये अपनी चेन्स को तोड़ के वांग लिन पे अटैक करने चाहता है। वांग लिन स्पिरिचुअल हैंड से इसके मुंह को ही पकड़ते साथ ही उस मार्क को बनाकर इसके फोरहेड की तरफ बढ़ाता है। इस दौरान वांग लिन जैसे तैसे करके फाइनली उस मार्क को उसके ऊपर इम्प्रिंट कर देता है, जिससे उसका ये जो बीस्ट था ये गोल्डन कलर के बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर वांग लिन इसे अपने पास रख लेता है कि तभी हम देखते हैं कि पलक झपकते ही ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और यहाँ पर फायर डीमन कंट्री के काफी ज्यादा इलाके पर जो स्काई डीमन कंट्री और जो सोल रिफाइनिंग ट्राइब है इसने कब्जा कर लिया था। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो फील कर पाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो कि वांग लिन को ट्रैप करने के लिए आए थे। कि तभी यहाँ पर येलो रॉब पहना हुआ ये जो बंदा था ये कहने लगता है कि एंसेस्टर ने हमारे साथ एक ठीक ठाक कल्टीवेटर को भी भेजा है, साथ ही एक एक्सटेंडेड गार्ड भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इस वांग लिन को हर हाल में पकड़ के रहेंगे। अब यहाँ पे जो ब्रदर सनी उनशान है उसे वांग लिन का नाम सुनते ही वांग लिन का ख्याल आता है और वो कहने लगता है कि कहीं ये मिस्टीरियस कल्टीवेटर वांग वही वांग लिन तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। कि तभी यहाँ पर येलो रॉब पहना हुआ बंदा कहता है कि सनी उनशान तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारी बहन अभी भी हमारे कब्जे में है, तो अगर उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और ये बेहतरीन मौका है। इस दौरान यहाँ पर वो बाकी सारे लोगों को उस बैरियर पर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिसे पाते साथ ही बाकी सारे सोल्जर जो है उस बैरियर पर हमला करते हैं और कहने लगते हैं कि हमें सेलेस्टियल एंसेस्टर के लिए ये करना ही होगा। कि तभी घोंसले स्कल आते साथ ही इनका काम तमाम कर देते हैं। कि तभी यहाँ पर जो मिस्टर 13 है वो बाहर आता है और कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। ये सुनकर येलो रॉब पहना हुआ बंदा और बाकी सभी लोग इमीडिएटली यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। और तभी यहाँ का नजारा जब सनी उनशान देखता है कि ये ट्राइब कितना ज्यादा बड़ा है, इनके पास तो पावरफुल बीस्ट से लेकर अपनी पूरी की पूरी एक आर्मी है जो कि किसी भी किंगडम को टक्कर दे सकती है। जब ये सारी चीजें वो देखता है वो काफी ज्यादा हैरान था। इस दौरान 13 सीधा उसी ब्लैक टावर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि एंसेस्टर में इन्हें ले आया, जिसके साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और एक पावरफुल ऑरा रिलीज होती है। और तभी वांग लिन का फिगर इनके सामने अपीयर होता है जो कि बहुत से स्कल्स के ऊपर बैठा हुआ था। वांग लिन यहाँ पे इनसे कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। सनी उनशान ये देखकर फूले नहीं समाता और कहने लगता है कि ये तो ब्रदर वांग है। कि तभी यहाँ पर वो येलो रॉब पहना हुआ बंदा कहता है कि हम यहाँ पर अपने सेलेस्टियल एंसेस्टर के तौर पे एक मैसेज को लेके आए हैं और वो असल में आपको अपने अलायंस में शामिल करना चाहते हैं ताकि आप उनके स्लेव बन जाओ। यहाँ पे ये सुनते साथ ही वांग लिन की सटक जाती है, कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। ये सुनते साथ ही येलो रॉब वाले बंदे को गुस्सा आता है और वो सेलेस्टियल गार्ड के जरिए से उस पर हमला करवाता है। यहाँ पे सेलेस्टियल गार्ड भी अपनी ट्रू ऑरा को रिलीज करते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर सनी उनशान कहता है कि लगता है खेल खत्म। और हम देखते हैं कि इसका जो कल्टीवेशन लेवल था इस गार्ड का वो एक्सटर्नल लेवल के अर्ली स्टेज पे था। और यहाँ पे आते साथ ही उसकी ऑरा के चलते जितने भी सोल रिफाइनिंग ट्राइब के बंदे थे इनका सिर घूमने लगता है और तभी वो अपने जायंट से एक्स से वांग लिन के ऊपर हमला करता है। लेकिन वांग लिन जो कि यहाँ पे अपने वाइन को पी रहा था अचानक से एक जोरदार पाम अटैक इसके ऊपर करता है, जिसके चलते इसकी बॉडी शैटर्ड हो जाती है, जो देखते साथ ही सभी लोग यहाँ पे दंग रह जाते हैं। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल चेन के जरिए से उस गार्ड को पकड़कर इसे अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो मैं जरा काम की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे येलो रॉब वाले बंदे की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगी थी। वो हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर की सोल के जरिए से ही हमें और हमारे पूरे मेंबर्स को एनलाइटमेंट हासिल होगा, इसलिए हमें तो तुम्हें कैप्चर करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो चुपचाप इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो और मास्टर ना तुम्हें एक बहुत ही अच्छी पोजीशन देंगे, तुम हमारे लीडर भी बन सकते हो। और तभी ब्रदर सनी उनशान वांग लिन को वार्न करते हुए कहता है कि ब्रदर वांग ऐसा मत करना, ये लोग बस छलावा है और आपको बस धोखे से
वहाँ पे ले जाके ट्रैप करना चाहते हैं। ये सुनकर तो उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर को बिट्रे करने की, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पर तब तक वांग लिन एक अटैक से इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सन युनशान से कहता है कि हम चल के अंदर बात करते हैं। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर वांग लिन को सन युनशान सारी बातें रोते हुए बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने भी इनकी पूरी की पूरी अलायंस को ज्वाइन किया और फिर उसके अंदर इन लोगों ने सेलेस्टियल सीड को इम्प्लांट किया, जिसके चलते उसकी कॉन्शियसनेस और उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो गई और अब वो उनकी पपेट बनकर उनके चंगुल में फंस चुकी है। तो प्लीज ब्रदर वांग मेरी मदद कीजिए। वो गिड़गिड़ाते हुए वांग लिन से मदद मांगता है और बताने लगता है कि वो उस सेलेस्टियल सीड के जरिए से हमें कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके पास तो 9 काफी पावरफुल सेलेस्टियल गार्ड भी हैं और वो खुद को एक सेलेस्टियल एंसेस्टर भी बताता है। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर उसी सेलेस्टियल गार्ड की बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके पास से उस सीड को बाहर निकालता है और फिर उसे चेक करने के बाद वांग लिन को पता चलता है कि इसके अंदर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा है जिसके जरिए से वांग लिन न इसकी पावर को यूज कर सकता है, न इसके बारे में कुछ ज्यादा जान सकता है। बस उसे इतना पता है कि इसके अंदर काफी अमाउंट में जो सेलेस्टियल एनर्जी है वो मौजूद है। इस दौरान वो सन युनशान से कहता है कि बताओ आखिर इन लोगों का ठिकाना कहाँ पे है, क्योंकि वांग लिन को सेलेस्टियल जेड, सेलेस्टियल सीड और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इनके बीच कोई कनेक्शन नजर आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।